जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोरजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यह वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, ना ही क्राउन पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, न कोई घटना चक्र पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, न दृष्टि का बुक पढ़ने पड़ेगा। तो दिल थाम कर इस वीडियो को किसी तरह आपको देखना है तो देखना है। और ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में 32 सालों का क्वेश्चन का कलेक्शन आप तक पहुंचा दिया गया है। और यह वीडियो जो है मास्टर वीडियो के तौर पर यह काम करेगा। और इस वीडियो को क्वालिटी और क्वेश्चन का लेवल देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, इसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अंदर में डाल दिया गया है। और यह पीटी और मेंस के लिए, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा या यूपीएसआई, या कोई भी आपको वनडे एग्जाम के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे मोटिवेशनल लाइन के साथ। भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है कि भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है कि आसमान को छूकर भी जमीन पर चलना है, आसमान को छूकर भी जमीन पर चलना है। इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं और धैर्य के साथ बने रहेंगे। इतना विश्वास रखेंगे कि यह राष्ट्रपति का वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही जानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन और बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ कवर किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना है। और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रपति सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की इस वीडियो में कवर किया गया है। सबसे पहले समझेंगे कि यह क्या इनका क्राइटेरिया है, कैसे राष्ट्रपति की प्रक्रिया के अंतर्गत में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू कर देंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ये हमारे जो देश में जो है ये सरकार चल रहा है, तो ये लोकतांत्रिक सरकार है। और सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर यह पार्लियामेंट्री सरकार, संसदीय सरकार का गठन किया गया है। तो हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, भारत में लोकतांत्रिक सरकार तो है ही, और सरकार के अंतर्गत में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य के संबंधों की प्रकृति के आधार जो है ये आपको पार्लियामेंट्री संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ की बात करते हैं अध्यात्मक सरकार। कौन सा सरकार? अध्यात्मक सरकार, जिसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंतर्गत में वर्गीकृत किया गया है। और दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, ये संसदीय सरकार क्या होती है और अध्यात्मक सरकार क्या होती है, जिसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और संसदीय सरकार को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग तो जान चुके हैं भारत में ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री है दोस्त कि वहाँ पर अध्यात्मक सरकार, जिसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी चलाया जाता है। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है, सरकार की संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए आपको विधायिका के प्रति क्या होंगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसे संसदीय सरकार का काम क्या होती है, सरकार की संसदीय व्यवस्था का वह व्यवहार है जिसके अंतर्गत में कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी हुआ करती है, ये उत्तरदायी हुआ करती है। जबकि दूसरी तरफ की बोलते हैं कौन सा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है दोस्त, ये जबकि सरकार की अध्यात्मक शासन व्यवस्था में आपको कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए जो विधायिका के प्रति क्या होते हैं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। मान कि पर आपको अध्यात्मक सरकार में आप सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ भारत में लोकतांत्रिक देश है जिसमें आप संसद से, है ना, संसदीय सरकार से, संसद के माध्यम से
आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे देश हैं वहाँ पर जो है प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट व्यवस्था है, वहाँ क्या होती है, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये बात समझ में आ जाइएगा। और संवैधानिक रूप से अपने कार्यों के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है, और संवैधानिक रूप से जो है कार्यकाल के दौरान किसी भी मामले में, कोई भी मामले में ये विधायिका से क्या होते हैं, स्वतंत्र हुआ करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, संसदीय सरकार को क्या बोला जाता है, कैबिनेट सरकार कहा जाता है दोस्त। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, या सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ये आपको पार्लियामेंट्री सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। और इसी तरह से व्यवस्था जो है कहाँ पर देखने हैं, ये संसदीय पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है कहाँ चलती है, ये आपको ब्रिटेन में देखने को मिलती है, जापान में, कनाडा और अपना प्यारा भारत देश में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ की बात करते हैं, अध्यात्मक सरकार को क्या कहा जाता है, अध्यात्मक सरकार को जो है गैर उत्तरदायी बोलते हैं। गैर उत्तरदायी सरकार या गैर संसदीय सरकार या अनिश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसको बोला जाता है। आपको अध्यात्मक सरकार को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय, अनिश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी आपको इसको कहा जाता है। और यह जो है अध्यात्मक सरकार की व्यवस्था किन देशों में है दोस्त, आपको अमेरिका में है, ब्राजील में, रूस में और श्रीलंका आदि देशों में ये आपको अध्यात्मक सरकार की व्यवस्था प्रचलित है। एक इतिहास आपको ध्यान रखेंगे, आइबरजेनिस ने क्या कहा है, आइबरजेनिस ने कहा है संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था, जिसे कैबिनेट सिस्टम भी कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, यह किस दार्शनिक ने या किस पॉलिटी के जानकार ने यह कहा है संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम कहा है। तो ये आपको आइबरजेनिस के द्वारा कहा गया है। कैबिनेट व्यवस्था जो होता है, कैबिनेट व्यवस्था है ना, पार्लियामेंट्री व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था बोला है, आइबरजेनिस के द्वारा बोला गया है। क्यों बोला है आइबरजेनिस ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था, क्योंकि इस पे शक्ति का केंद्र बिंदु जो होती है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट के पास होती है, इसलिए आइबरजेनिस ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट में निश्चित होती है। और संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक अधिकारी, क्योंकि इसमें कैबिनेट जो होती है वास्तविक अधिकारी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कैबिनेट के वास्तविक अधिकारी जो होंगे ये संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं, और इनका कार्यकाल तब तक ले चलते हैं जब तक ले संसद में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक ले इनका कार्यकाल चलते हैं। और यह संसद में विश्वास मत जब तक ले रहेंगे चलेंगे, विश्वास मत नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए संसद को क्या बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार के रूप में, कैबिनेट व्यवस्था के रूप में कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्त, संसदीय व्यवस्था का दुष्प्रभाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं पार्लियामेंट्री व्यवस्था का दुष्प्रभाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे कौन सा मॉडल कहा गया है, सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको संसदीय व्यवस्था में ये मिनिस्टर हुआ करते हैं लोग, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, सरकार का बेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसके अलावा तीसरी प्रकार की भी कुछ देशों में कार्यपालिका काम करती है दोस्त। ये तो आपको दो चीज़ देख लिए, एक हो गया आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और तीसरी व्यवस्था बात करते हैं कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, जिसको यह तीसरी प्रकार की कार्यपालिका कुछ देशों में पाई जाती है, जिसमें सामूहिक कार्यपालिका कहा जाता है। और यह तीसरी व्यवस्था जो है सामूहिक कार्यपालिका को कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव की संज्ञा प्रदान किया गया है। इस प्रणाली में शक्ति जो होती है, इसमें जो है सामूहिक कार्यपालिका में
इस प्रणाली में शक्ति जो होती है अंतिम रूप से व्यक्ति में केंद्रित नहीं होता है दोस्त, ये व्यक्ति के रूप में नहीं होता है और व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है, व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। तो ऐसे आपको किसी व्यक्ति में न होकर वहाँ के सारे जनता में निहित होती है। तो ऐसा आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और जानते हैं दोस्त, वहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं तो जनमत संग्रह के द्वारा, आप तो पेपर में देखते होंगे कि जनमत संग्रह कराकर यह कानून को पेश कर लिया गया है। तो ऐसे व्यवस्था को आपको सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं और आपको ये ऐसे व्यवस्था आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इस देश की कार्यपालिका शक्ति जो होती है 7 सदस्यीय संघीय परिषद होती है, कलेक्टिव काउंसलिंग होती है जिसमें ये निहित होती है और परिषद के सदस्य शासन शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और इनका एक निश्चित कार्यकाल होती है, इनका एक निश्चित काल की होती है और परिषद के सदस्यों को क्रमबद्ध अध्यक्ष बनाने का अवसर प्राप्त होता है ना, ये अवसर प्राप्त होता है। आपको सामूहिक कार्यपालिका के अंतर्गत में किसी व्यक्ति में ये अंतिम पावर दोस्त नहीं होते हैं, वो पावर जो होते हैं पूरा जनता के हाथ में पावर होती है और जनता जैसे चाहे वहाँ की सरकार को चला सकती है, अपने माध्यम से चला सकती है। ऐसे व्यवस्था आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है और इनका कार्यकाल निश्चित होते हैं, 1 सालों की होती है। 1 सालों की बात करते हैं, 1 सालों की होती है। पूर्व में ब्रिटिश संविधान और राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंधित के संदर्भ में समानता के बीच के जो होता है प्रथम नीचे जाते हैं प्रीमियस इंटर पासेस कहा कि हाल ही के वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्तियों की स्थिति जो होती है कैबिनेट में बढ़ती जा रही है। अब तो जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्ति जो होती है कैबिनेट में बढ़ती जा रही है, वह ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा है। इसलिए इसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ ने इसके बारे में क्रॉसमैन और मैकिन्टॉश और अन्य विद्वान जो है ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को आपको प्रधानमंत्री शासित सरकार कहा जाता है, प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री शासित सरकार कहा जाने लगा। यह व्यवस्था भारत के संदर्भ में भी लागू होता है। अब तो जानते हैं प्रधानमंत्री इतना पावरफुल के में आ चुके हैं, इनके शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के जो है प्रधानमंत्री शासित सरकार कहा जाता है। इसके संदर्भ में ये हमारे देश में भी लागू होते हैं और ये अपने देश में भी लागू है। भारत में ब्रिटेन के समान जो है पार्लियामेंट्री व्यवस्था अपनाया गया है और ये आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोनों से तो ये बात तो है ही, दोनों के पार्लियामेंट्री शक्ति में क्या अंतर है, दोनों के पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये दोस्त अंतर है। आपको ब्रिटेन में वंशानुगत चलता है लेकिन भारत में डेमोक्रेटिक चलती है, लोकतंत्रात्मक चलती है। तो यही दोनों में समानता डिफरेंस अंतर हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई भारत में ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो भारत के ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से क्या समझते हैं और भारत के ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली से क्या समझते हैं, तो यही बताइएगा। तो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली वंशानुगत होते हैं लेकिन भारत में जो है आपको शासन प्रणाली ये जनता के द्वारा निर्वाचित होते रहते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। यह भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं सिर्फ जो है संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होते हैं वह, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। वास्तविक शक्ति जो होती है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है कौन होता है दोस्त, तो प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे कि वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, तो ये मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो है तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री है ना, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसके निर्वाचन होते रहते हैं, मंत्रिपरिषद का ये निर्वाचन होते रहते हैं। अथवा
यह लोकतंत्र या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हुआ करते हैं। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा कर पूछता जाता है कि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो व्यक्तिगत रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो ये आपको प्रधानमंत्री के प्रति। देखो दोनों बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार के भारत के अगर बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन सम्राट के समान है, जहाँ की आपको ब्रिटिश सम्राट का पद जो होता है वंशानुगत होते हैं, जो आपको बता दिए हैं। और वहीं जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। और इस प्रकार भारत एक साथ जो है संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज स्थापित करता है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र और गणराज स्थापित करता है। भारत में अगर वंशानुगत व्यवस्था है नहीं है, ब्रिटेन में वंशानुगत ये पद होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया होती रहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें थोड़ा सा जानना। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होते हैं? आपको अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या होती है? तो कुछ विशिष्ट बातें इस पर चर्चा करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सरकार में क्या होता है? इसमें दोहरी कार्यकारिणी, एक संविधान तथा दूसरे व्यवहारिक हुआ करते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी, एक संवैधानिक, दूसरा व्यवहारिक होते हैं। लेकिन आपको अध्यक्षात्मक सरकार में एकल कार्यकारिणी और राष्ट्रपति ही संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शक्तियां ये राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, लेकिन आपको अध्यक्षात्मक सरकार में एक कार्यकारिणी परिषद होती है, जिसका प्रमुख आपको राष्ट्रपति होते हैं। दूसरी बात इसमें बताया गया, बहुमत दल वाले शासन करते हैं, जिसके पास बहुमत है वही आपको शासन व्यवस्था करेंगे। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा है ना, राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो ये भी बातें अंतर ध्यान रखेंगे। दोनों में अंतर ये है, संसदीय शासन प्रणाली में ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ये उत्तरदायित्व का अभाव होता है। इसमें उत्तरदायी का अभाव होता है, इसमें कोई उत्तरदायी के रूप में ये राष्ट्रपति नहीं होते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। चौथा, राजनीतिक एकरूपता कार्यपालिका और विधायिका होती है। राजनीतिक एकरूपता इसको देखने को मिलती है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, इसमें राजनीतिक एकरूपता का अभाव देखने को मिलती है। दोहरी सदस्यता, पहली सदस्यता विधायिका, दूसरी सदस्यता जो होता है मंत्रिपरिषद, तो ये दोहरी सदस्यता के रूप में काम करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एकल सदस्यता मंत्रिपरिषद का सदस्य जो विधायिका का सदस्य नहीं होता है। छठा बात इसमें बताया गया है, आपको संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, और इस व्यवस्था में नियंत्रण जो होता है किसका नहीं होता है? इसमें नियंत्रण राष्ट्रपति को होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में राष्ट्रपति का पावर होता है। सातवां की बात करते हैं, निम्न सदन का विघटन होता है। इसमें निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं, तो निम्न सदन का विघटन होता है। इसमें निम्न सदन का विघटन नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में, है ना। अध्यक्षात्मक सरकार में आपको निम्न सदन का विघटन नहीं होता है, और संसदीय सरकार में निम्न सदन का विघटन होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। और आठवां देखते हैं, इसमें जो होता है शक्तियों का सम्मिलित जो होता है, विधायिका कार्यपालिका का होती है। इसमें जो शक्ति होती है, पावर जो होती है प्रेसिडेंशियल पावर में, है ना, अध्यक्षात्मक सरकार में आपको
विधायिका और कार्यपालिका ये शक्तियों का केंद्र बिंदु सम्मिलित होती है। लेकिन प्रेसिडेंटियल फॉर्मेट में आपको देश में व्यवहार में शक्तियों का पृथक आपको विधायिका और कार्यपालिका का सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ये आपको अंतर बताया गया है ताकि आपको आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में बातें आएगा। बिना घबराए हुए इस वीडियो को देखना है दोस्तों, धैर्य के साथ एक बार देख लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्त। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें अध्यात्म प्रेसिडेंटियल में संसदीय शासन व्यवस्था में इसका गुण क्या है, ये दोनों का गुण के बारे में देखते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के जो है मध्य में समन्वय स्थापित होते हैं। इसमें जो होता है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन आपको अध्यक्षात्मक सरकार में आपको स्थिर सरकार होती है, कोई नहीं हिला सकता है, मतलब कि स्थिर सरकार होते हैं। गुण ये हुआ। दूसरी गुण ये है, ये उत्तरदायी पूर्ण सरकार होती हैं। लेकिन आपको ऊपर अध्यक्षात्मक सरकार में है ना, प्रेसिडेंटियल फॉर्मेट में आपको नीतियों के अनिश्चित होती है, नीतियों पर ये आपको उत्तरदायी होंगे। तीसरी बात करते हैं इसमें गुण, निरंकुशता का अभाव रहता है। इसमें निरंकुश कोई नहीं हो सकते हैं, इसमें निरंकुश नहीं हो सकते हैं। जबकि इस प्रेसिडेंटियल फॉर्मेट में बात करते हैं, शक्तियों के विभाजन का अभाव होता है। इसमें शक्तियों का पावर बिंदु तो आपको राष्ट्रपति में होती है, लेकिन निरंकुशता का अभाव इसमें देखने को मिलती है आपको संसदीय शासन व्यवस्था में। और इसमें गुण में आपको संसदीय शासन व्यवस्था में व्यापक प्रतिनिधित्व होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में विशेषज्ञों का सरकार होती है। मन कि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो अपने राष्ट्रपति से बात को बता सकते हैं। तो ये आपको गुण की बातें था। अवगुण की बातें थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अवगुण क्या है, आपको पार्लियामेंट सिस्टम में आपको अवगुण क्या है, यह अस्थिर होती है, मतलब कि 5 साल के लिए रहता है तो अस्थिर ही है। इसमें जो होता है अवगुण में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य में टकराव की स्थिति बनी रहती है। अवगुण ये है, आपको संसदीय शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत अनिश्चितता होती है। व्यक्तिगत जो होता है, मन की कोई भी व्यक्तिगत कानून इस पर काम नहीं करेगा। इसमें उत्तरदायी सरकार के रूप में होती है। शक्तियों के विभाजन के विरोध में है, शक्तियों के विभाजन के विरोध में प्रेसिडेंटियल फॉर्मेट में आप देखेंगे, इसमें प्रेसिडेंटियल फॉर्मेट में गैर उत्तरदायी नेतृत्व का संभावना होती है, गैर उत्तरदायी का संभावना होती रहती है। और इसमें अवगुण में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में अयोग्य व्यक्ति के द्वारा सरकार का संचालन किया जा सकता है। इसमें अयोग्य व्यक्ति के द्वारा आपको संचालन किया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंटियल में है ना, अध्यक्षात्मक सरकार में जैसे कि अमेरिका वगैरह देश में जो होता है संकुचित प्रतिनिधित्व होते हैं। उसमें पढ़े लिखे का होना बहुत ही जरूरी होनी चाहिए, सारा चीज में सेक्टर में उनकी जानकारी होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन इसमें अवगुण पर पार्लियामेंट में मन की पढ़ा लिखा की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये पढ़ा लिखा नहीं होने के चलते देश का स्थिति आज ऐसी बनी हुई है। तो ये अवगुण की बातें करते थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे चीज जानकारी आप तक ये पहुंच चुका हुआ कि संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट क्या होती है, उत्तरदायी सरकार क्या होती है। इन सारी चीजों को समझने के बाद अब शुरू होता है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ से राष्ट्रपति टॉपिक शुरू होते हैं दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति धैर्य के साथ बनेंगे। इस वीडियो को देखना है, किसी भी हर हालत में आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप पीटी लिखिए चाहे मेंस दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। किस भाग में दोस्त, तो भाग 5 में संघ यूनियन के संबंध में इसकी चर्चा किया गया है। तो ये संघ यूनियन की चर्चा जो है आपको संविधान के भाग 5 में किया गया है। और भाग 5 का अध्ययन 1 में आर्टिकल आपको 52 से लेकर 78 तक आपको क्या होती है, क्या विवेचना किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक ले
संघीय कार्यपालिका के बारे में जानकारी दिया गया है। तो 52 से लेकर 78 तक ले संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के मानवाधिकार की संबंधित ये आर्टिकल जो है 52 से लेकर 78 तक ले होते हैं, जिसमें ये संघीय कार्यपालिका के बारे में जानकारी दिया गया है। और ये सारे लोग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के न्यायाधीश ये कार्यपालिका के प्रमुख अंग है। और ये जो है 52 से 78 तक आर्टिकल में किया गया है, बताया गया है। और 52 से 78 तक ले सारे चीज के क्वेश्चन ये आर्टिकल को भी पढ़ते चलना है दोस्त। ध्यान देंगे, कार्यपालिका होते हैं विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये भारत का लोकतंत्र जो है, भारत का लोकतंत्र कितने स्तंभ पर टिका हुआ है? तो भारत का लोकतंत्र जो है 3 स्तंभों पर, 3 पिलर पर खड़ा हुआ है। एक पहला कार्यपालिका हो गया, दूसरा का विधायिका और तीसरा का न्यायपालिका पर यह भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ टिका हुआ है। तो ये बात समझ में आ गया। कोई भी पूछेगा तो भारत का लोकतंत्र किस पर खड़ा हुआ है? तो कार्यपालिका पर, विधायिका पर और न्यायपालिका पर यह भारत का लोकतंत्र 3 स्तंभ पर खड़ा हुआ है, जिस पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। इसी पर हमारे देश का शासन व्यवस्था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर ये शासन व्यवस्था चल रही है दोस्त। अब आपको बात दिमाग में आनी चाहिए कि भाई विधायिका का काम क्या है और न्यायपालिका का काम क्या है। तो इन सारी चीज, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सारी चीज को समझना जरूरी है। तो विधायिका का प्रमुख काम दोस्त क्या है? विधायिका का प्रमुख काम क्या है? विधि का निर्माण करना। विधायिका, इसका नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, विधायिका का काम जो होगा विधि का निर्माण करना। और वहीं जो है कार्यपालिका का काम क्या होता है दोस्त? कार्यपालिका का काम क्या होती है? जो विधायिका जो है कानून बनाई है उसी के द्वारा शासन व्यवस्था चलाना, ये आपको कार्यपालिका का काम होती है दोस्त। तो कार्यपालिका से क्या समझते हैं? तो कार्यपालिका से सर हम यही समझते हैं कि जो है विधायिका ने कानून बनाया है उसी के अनुसार कानून व्यवस्था को लागू कराना, ये आपको कार्यपालिका का काम है। और उसके बाद तीसरे का जो न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद उत्पन्न आ जाती है ना, विवाद के समाधान प्रस्तुत करने या न्याय देने के उत्तरदायी को सौंपा गया है। अगर बात समझ लीजिए, कोई कानून बन गया है, ये विधायिका कानून बना दी है, तो उस कानून पर कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसका सुनवाई कहाँ होगा दोस्त? तो न्यायपालिका के अंतर्गत में होते हैं। और न्यायपालिका उस विवाद को निपटारा करती है, उस पर संशोधित करती है। तो बात समझ में आ गया दोस्त। तो विधायिका आपको विधि बनाएगी, विधि बनने के बाद कार्यपालिका उस कानून का अनुसार शासन चलाएगी। और न्यायपालिका जो होती है विधायिका के द्वारा जो निर्मित कानून में विवाद उत्पन्न हो गया तो उस पर न्याय दिलाने का दायित्व जो होती है आपको न्यायपालिका पर होती है, न्यायपालिका पर होती है। तो ये आपको लोकतंत्र का 3 स्तंभ जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भारतीय लोकतंत्र का 3 स्तंभ है। और इसी पर जो है भारत की शासन व्यवस्था टिकी हुई है। चलिए अब बातें करते हैं। अब यहाँ से राष्ट्रपति, तो एक भारत का राष्ट्रपति होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा जो है 52 आर्टिकल में, किस आर्टिकल में? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी चर्चा किस में किया गया? 52 में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। और भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान ये आपको राष्ट्रपति होता है, जिसकी चर्चा आपको 52 में किया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजनशिप होते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती है, जिसकी आर्टिकल जो है 52 में चर्चा किया गया है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ के सभी कार्यपालिकीय शक्ति है उसमें निहित होती है। संघ के जितने भी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उपयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से उस पावर का प्रयोग करता है। यह राष्ट्रपति, तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है दोस्त। अधीनस्थ पदाधिकारी की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? अधीनस्थ पदाधिकारी की चर्चा आपको
53 के सब आर्टिकल 1 में चर्चा किया गया है। 53 के सब आर्टिकल 1 में आपको अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी की चर्चा किया गया है। 53 का 1 आर्टिकल में किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे भाई, आपके दिमाग पर बात आनी चाहिए कि अधीनस्थ पदाधिकारी क्या होते हैं। तो अधीनस्थ अधिकारी ऐसे अधिकारी को बोलते हैं जो राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन करते हैं, उसी को अधीनस्थ अधिकारी कहते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के सब आर्टिकल 1 में अधीनस्थ पदाधिकारी की चर्चा किया गया है और आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। और कार्यपालिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। देश का प्रथम नागरिक को राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है और उसका प्रयोग जो है, पावर का प्रयोग स्वयं करेगा उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। आर्टिकल 53 का 1 में अधीनस्थ अधिकारियों को चर्चा किया गया है। तो ये बातें समझ में आ जानी चाहिए दोस्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किस आर्टिकल में? तो ये 58 में 58 आर्टिकल में क्या बताया गया है? तो 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति की योग्यता क्वालिफिकेशन की चर्चा किया गया है आर्टिकल 58 में। चलिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 58 के अंतर्गत में राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं विहित किया गया है, बताया गया है। सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होने चाहिए दोस्त। उसके बाद उसका उम्र जो है 35 वर्ष पार कर चुका हो। कितना वर्ष? 35 वर्ष पार कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किंतु ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं होगा। उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री को ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये लाभ का पद माना जाता है। तो राष्ट्रपति क्या दोस्त? यह राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, यह लाभ का पद है? बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल लाभ का पद नहीं है, यही बताया गया है। अब देखेंगे उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव कितने होना चाहिए? तो 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए और 50 मतदाताओं के अनुमोदित होनी चाहिए। तो 50 प्रस्तावक है ना, 50 प्रस्तावक होना चाहिए भाई, 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदित होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदित होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये 50-50 तो कब से? ये आपको 1957 से पहले, 1997, हाँ 1997 से 1997 में यह संख्या जो था 10-10 हुआ करता था। 1997 के बाद ये 50-50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखेंगे। 1957 से पहले राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदन की संख्या कितनी थी? तो आपको 10-10 याद रखेंगे, 10-10। लेकिन वर्तमान समय में 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक होना चाहिए, तो उनके नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि कितना तय किया गया है? राष्ट्रपति की जमानत की राशि के लिए 15,000 रुपया जमा किया जाएगा। जमानत की राशि जो है 15,000 और पहले ये 2500 रुपया था भाई, तो 2500 ध्यान रखेंगे। 1997 में राष्ट्रपति और 1997 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन कर प्रस्तावों और अनुमोदनों की संख्या की जमानत की राशि इसलिए बढ़ा दिया गया जिससे कि ऐसे उम्मीदवार को हतोत्साहित किया जा सके कि जो गंभीर चुनाव न लड़ सके। तो ऐसे ये को 25,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया। जमानत की राशि कितना है? 15,000 कर दिया गया। अब देखेंगे कि किसी उम्मीदवार के द्वारा कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के बनता है तो उसको कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है। तो 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो आपको 15,000 रुपया जो है 15,000 रुपया जो है जमा किया गया है
वह जमानत की राशि जब्त कर लिया जाएगा। कितना वैध मतों का 1/6 भाग अगर मत से अगर कम पाता है तो ऐसे व्यक्तियों को 15,000 रुपये जमानत की राशि जब्त कर लिया जाएगा। किसके द्वारा जब्त किया जाएगा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनाव है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, है ना, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये 15,000 रुपया जमा कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि निर्वाचन से पहले उनका सदस्य है तो वह पद ग्रहण करने की तिथि से उसका पद जो होता है वह स्थान क्या उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। अब बात समझिए क्या बताने की कोशिश किया गया है। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। यदि निर्वाचन से पहले जो है वह सदस्य है तो वह पद जो है ग्रहण करेगा, उस तिथि से उसको रिक्त समझा जाएगा। मान के चलिए कोई पद पर वो जो है राष्ट्रपति पद पर है, जैसे कि आप ध्यान रखेंगे राज्यपाल जो था, राज्यपाल कौन बने थे? तो राज्यपाल रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल थे ना, बिहार के राज्यपाल थे तो अपने जब राष्ट्रपति बन गए तो वो पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बने हुए थे। यही समझाने के बाद किया गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का यह क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्त। मान कि एक बार राष्ट्रपति बन जाते हैं तो कोई लाभ का पद ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई लाभ का पद ग्रहण कर सकता है? नो, नहीं कर सकता है। और यह किस आर्टिकल में किया गया है उल्लेखित? तो आर्टिकल जो है 59 में किया गया है। 59 में आपको 59 में क्या किया गया है? 59 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। 59 में चर्चा किया गया। 59 आर्टिकल समझ में लिया। अब चलिएगा दोस्त बात करते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 57 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन के योग्य है, तो यह समझ में आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि री इलेक्शन की बातें, री इलेक्शन की चर्चा जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 57 में किया गया है। री इलेक्शन की चर्चा आपको, पुनर्निर्वाचन की चर्चा जो है एक व्यक्ति जो कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से? 57 से मिलती है। 57 तो आर्टिकल 57 समझ में आ गया ना। आर्टिकल 57 समझ में आ गया ना कि एक व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। आर्टिकल 57 में किया गया री इलेक्शन। अब देखिएगा किंतु वह कितनी भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। प्रश्न यह है कि सावधान, इस पर जो है मौन है, तो इसमें जानकारी जो है इस पर मौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब तक ले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार 1952 और 1957 ईस्वी में इस पद पर चुने गए थे। उल्लेखनीय बात यह है, ध्यान रखेंगे, उल्लेखनीय बात यह है कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार आपको राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत में इस पर भारतीय संविधान मौन है। इसकी जानकारी जो है कितनी भी बार बन सकते हैं। और राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की चर्चा हमें आर्टिकल 57 से मिलती है। और ध्यान रखेंगे इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद 1952 और 1957 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो इस बात को समझ में आ गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बातें करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जानकारी हमें किस आर्टिकल में? तो ये निर्वाचन मंडल आपको 54 में, आर्टिकल 54 में दोस्त क्या बताया गया है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एग्जाम में पूछेगा
तो आर्टिकल 54 बताइएगा। 54 में मंडल 54 याद कीजिए, मंडल 54, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है ना, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखेंगे आर्टिकल 54 के अनुसार जो है, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। पहली बात, कैसे किया जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल? इनका चुनाव जो होगा संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जानकारी हमें तो 54 में आर्टिकल में किया गया है, लेकिन संसद के दोनों सदनों, तो संसद के दोनों सदन क्या, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन हो गया के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचन में आपको राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, दो कंडीशन। लेकिन ध्यान रखेंगे 70वें संविधान संशोधन में 70वें संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रीय राजधानी है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर नेशनल कैपिटल एरिया, एनसीआर को दिल्ली और पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल करने के लिए क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली पुडुचेरी को संघ शासित में शामिल किया गया, बिल्कुल शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक में कब शामिल किया गया, कौन सा संविधान संशोधन? तो क्या बताएंगे, 70वें संविधान संशोधन 1992 में यह लाया गया था। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन कौन कौन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरे पॉइंट, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दो राज्य ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। 70वें संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं और राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल 54 समझ में आ गया। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल समझने के बाद अब देखेंगे दोस्त, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए, संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता की विहित किया गया? राष्ट्रपति पद की जानकारी हमें किस आर्टिकल था, 58 में, 58 आर्टिकल में, 58 आर्टिकल में पद की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता की जानकारी हमें यूपीपीसीएस में 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निश्चित किया गया? 35 वर्ष निश्चित किया गया है। 35 वर्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति के बन सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, कितनी बार बन सकते हैं, इस पर भारतीय संविधान मौन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यता विहित की गई है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पर उम्र प्राप्त कर चुका हो, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। ये आपको राष्ट्रपति की योग्यता विहित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार के होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ते हैं, भारत के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभाओं के राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संविधान के संशोधन कर शामिल किया गया।
तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 70वें संविधान संशोधन 1992 से 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी को आपको केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए 70वां अमेंडमेंट 1992 में यह प्रावधान किया गया था। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन आपको आर्टिकल 55 में किया गया है। तो ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ देते हैं। हालांकि आपको 31 अक्टूबर 2019 में नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए प्रावधान कर दिया गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर आपको विधानसभा बन चुका है, आपको क्या बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और यह विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद, राज्य के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित या मनोनीत दोनों, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मनोनीत सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर पूछता रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि संसद माने कि लोकसभा में और राज्यसभा में के निर्वाचित उसमें मनोनीत सदस्य उसमें भाग लेंगे? नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। न राज्य के विधानसभाओं के, है ना, न विधान परिषद के इसमें सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, चाहे पुडुचेरी चाहे दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं हो, इसमें मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चलिए ये बातें और ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन और छूटा हुआ था। चलिए MCQ क्वेश्चन में आपको और बता देते हैं। हाँ सर, देखेंगे यहाँ पर। चलिए परीक्षा की दृष्टि से ये रहा, परीक्षा की दृष्टि से सारा चीज कवर कर दिया गया दोस्त। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद न लूसेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, न क्राउन, न घटना चक्र, कोई बुक नहीं पढ़ने पड़ेगा, सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है। चलिए बात करते हैं संविधान के किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसकी जानकारी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में किस प्रकार के संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिससे संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई गई है दोस्त। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में वंशानुगत है, लेकिन भारत में वंशानुगत नहीं है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, जनता के द्वारा माने कि उसमें निर्वाचित किया गया राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, लेकिन उसमें ब्रिटेन के संसद में वंशानुगत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होता है आपको राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में बताया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। किस आर्टिकल के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संसद के संविधान के अनुसार स्वयं करे या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करे, जिसकी जानकारी आर्टिकल 53 का सब आर्टिकल 1 में किया गया है। आर्टिकल 53 का 1 में किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 53 का ए में आपको अधीनस्थ अधिकारियों की चर्चा किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति की जानकारी में किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 53 से मिलती है अधीनस्थ अधिकारी को, और 53 का 1 आर्टिकल से मिलते हैं। तो ये भी बात याद रखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होता है? मंत्रिपरिषद में। तो ध्यान रखेंगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होता है? तो मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? PM होता है भैया, PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? PM होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो यह ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान हमारे देश के राष्ट्रपति का
पद जो है उन्हीं के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो ये यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब चलेंगे रीति की बातें। अब यहाँ पर आर्टिकल 55 देखेंगे। आर्टिकल 55 में दोस्त क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात किया गया है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है आपको किस आर्टिकल में मिलती है, तो आर्टिकल 55 में मिलती है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के जानकारी हमें आर्टिकल 55 में मिलती है। और चलिए देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति कैसे होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है भाई, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा अपनाया गया है। और आर्टिकल 55 के अंतर्गत में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति के बारे में जानकारी दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में जानकारी 55 में और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के द्वारा दिया गया था। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब आया था, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अधिनियम जो आया हुआ था, निर्वाचन अधिनियम 1952 में आया हुआ था। और आर्टिकल 55 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन कैसे होता है भाई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। और राष्ट्रपति की रीति की जानकारी 55 में किया गया है, अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 में आया था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम आया हुआ था। आगे इसको पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो बताते हैं के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ऐसे निर्वाचन में राष्ट्रपति के मत कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। यथावत विभिन्न राज्य के प्रतिनिधित्व के मापन का एक रूपता रखी जाएगी। अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांत कौन कौन से अपनाया गया है, तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला जो बात याद रखेंगे, पहला निर्वाचन सिद्धांत तो दोस्त समरूपता या समतुलता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछेगा समतुलता या समरूपता का सिद्धांत किस के निर्वाचन में यह लागू होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लागू होता है। तो ध्यान रखेंगे समरूपता या समतुलता का सिद्धांत से क्या होता है, इसके अनुसार विभिन्न राज्य के प्रतिनिधित्व के मत मूल्य के मापन के एक रूपता अथवा विभिन्न राज्यों के या संघ शासित प्रतिनिधित्व के समरूपता रखी जाएगी। दूसरे शब्दों में सभी राज्यों के निर्वाचन विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य के निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के समतुल्य अथवा समान होंगे। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य विधानसभाओं तथा संसद सदस्य के मत मूल्य की जो होता है ऐसा मत की जिसे राष्ट्रपति के चुनाव देने का हकदार होगा। गणना जो है अधोलिखित प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, समझ में आ जानी चाहिए। बात क्या किया गया, समरूपता मन की वोट जो है एक मेंबर का वोट जो होता है दूसरे मेंबर के वोट के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपको इसी को समरूपता या समतुलता, तब वोट का जो होता है वही आपको समरूपता समतुलता का सिद्धांत बताया गया है। वोट का मत जो होता है समान होगा। अब देखेंगे गणना की प्रक्रिया कैसे होती है। विधानसभा के निर्वाचित मत मूल्य की गणना की बात करते हैं। विधानसभाओं के जो है
सदस्य के मत मूल्य की गणना किसी भी राज्य की विधानसभा के किसी भी एक सदस्य के मत मूल्य के जानने के उसके राज्य की कुल जनसंख्या, उसके राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो बात समझ में आ रही है दोस्त? तो विधानसभा के निर्वाचित मत के मूल्य का कैसे निर्धारित करेंगे? तो वहाँ की कुल जनसंख्या है ना, जैसे कि बिहार की जनसंख्या कितना हो गया, 13 करोड़ हो गई है, 13 करोड़, और यहाँ पर जो है निर्वाचित सदस्य कितना है, तो 243 विधानसभाओं के सदस्य, तो उसमें भाग दे देने पर उसके बाद भागफल को पुनः 1000 से विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार भागफल जो प्राप्त होता है शेष राज्य के किसी भी निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य के बराबर होता है। यदि किसी विभाजन के पश्चात शेष 500 या उससे अधिक आ जाता है, तब उस वक्त जो है भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बताने का प्रयास किया गया कैसे निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया, ऐसे निकाला जाता है किसी विधानसभाओं के मत मूल्य का, एक सदस्य का मत मूल्य। देखेंगे किसी राज्य की विधानसभाओं के एक सदस्य का मत मूल्य जो है किसी राज्य की जो है जनसंख्या हो गया बटा, बराबर जो होता है बटा गुना 1/1000 और उसके बाद विधानसभा के कुल निर्वाचित परिषद के सदस्य। अब समझिएगा किसी राज्य के विधानसभाओं के एक के सदस्य का मत मूल्य जो कुल उसकी जनसंख्या बराबर जो है विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू हो जाएगा 1/1000 से भाग दे दिया जाएगा, तो उसके मत मूल्य निकल जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर उस राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य जानने के लिए निर्वाचन सदस्यों के संख्या से उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य का गणना किया लिया जाता है। तो ये बात बता दिया गया, ध्यान रखेंगे, यहाँ से बात समझिएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या का जो है से तात्पर्य जो है 1971 के जनगणना के द्वारा जो है अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा आर्टिकल 55 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया था, और यह जो है प्रक्रिया 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में आपको 1971 के जनसंख्या का आधार माना गया था, और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको क्वेश्चन कैसे निकलेगा। राष्ट्रपति का जो है किसी राज्य की जनसंख्या का निर्धारण कौन सी जनसंख्या का आधार वर्ष माना गया था, तो 1971 का, और यह 1971 को अब तक ले रखा जाएगा 2026 तक ले। तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया था, है ना। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा बोला गया था कि जनसंख्या का आधार जो है वही रखा जाएगा जो सभी राज्य का जनसंख्या सेम था, और यह कब तक, 2026 तक ले रखा जाएगा। जनसंख्या का चुनाव का आधार यही माना गया था। तो ये क्राइटेरिया आपको बता दिया गया। अब बढ़ते हैं संसद सदस्य के मत मूल्य। ये तो हो गया था पहला वाला विधानसभाओं के। अब संसद के सदस्य मत मूल्य के बारे में देखते हैं। संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य में से किसी भी एक सदस्य का मत मूल्य जानने के लिए सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को जोड़कर उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। उसे निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आपको संसद का सदस्य के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला बताया गया है। संसद के एक सदस्य के मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य का योग बराबर जो होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का जो होता है निर्वाचित सदस्यों का संख्या से आपको ये मत मूल्य निकाला जाता है। तो ये दो प्रक्रिया हो गया। दूसरे का सिद्धांत जो है, दूसरे का राष्ट्रपति के सिद्धांत में कौन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ना, सिंगल
ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का सिद्धांत ये जो है, इसके अंतर्गत में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक हो जाता है, मान कि राष्ट्रपति के चुनाव 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ जाते हैं, तो इसमें कौन सा एकल संक्रमणीय मत पद दिया जाएगा। तो मान के चलिए यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक हो जाए तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता से देना होगा प्रत्याशियों को, अर्थात मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता के क्रम से देना होगा। यदि मान के चलिए 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा है तो मतदाता 3 प्रत्याशी को पहला, दूसरा, तीसरा वरीयता क्रम के अनुसार देगा। तो ये आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझ में आ रहा है। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, मान के चलिए 3 गो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहा है तो तीनों को आपको वोटिंग करना होगा, तीनों को वोट देना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 नंबर पर किसको देना चले वोट, तो मान के चलिए चलिए बात कर देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग खड़ा हो गया तो तीनों को वोट देना है, राम, श्याम और मोहन। तो मोहन, तो तीनों आदमी का वोट देने जाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको किसका 1 नंबर पर वोट किसको दीजिएगा, मान के चलिए राम को, 2 नंबर पर किसको देता है, मोहन को, 3 नंबर में किसको, शाम को दीजिएगा। तो ऐसे वोट देता है, फिर से कोई आएगा तो 1 नंबर पर शाम को देगा, 2 नंबर पर आपको राम को देगा, 3 नंबर पर आपको मोहन को देगा। तो जैसे इसी प्रकार से आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझ में आ गया। मत का काउंसलिंग जो होता है, मत गणना जो होता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया के प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति के सफल व्यक्ति के घोषित किया जाएगा जो कुल वैध मतों के जो है आधे से कम 1 से 1 मत अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त किया हो, उसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है ना। तो न्यूनतम कोटा जो होता है, आपको न्यूनतम कोटा 50% से जो वोट मत प्राप्त करना चाहिए उसी को बोलते हैं क्या, न्यूनतम वोट संख्या। तो देखो न्यूनतम कोटा बराबर क्या होता है, कुल पड़े वैध मतों बटा हो जाएगा 2 जोड़ 1। ये आपको कुल मत वोट निकालने का ये फार्मूला बताया गया है। चलिए ये मान के चलिए ये समझाया गया है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन अब निकल के आता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन अब देखिएगा। ये तो क्वेश्चन हो चुका था। अब देखिएगा परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 59 में जो है 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो स्पष्ट हो चुका है। किंतु यदि संसद के किसी भी सदन अथवा किसी भी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उस स्थिति से यह माना जाएगा कि उस सदन से अपना स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। मान कि राष्ट्रपति पद पर बनते हैं और मान कि किसी भी सदन या किसी भी चीज पर आपको कार्यरत है, वो अपने पद छोड़ना होगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से 59 से मिलता है, 59 से मिलती है। चलिए बात समझ में आ गया। 59 से राष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं और प्रस्तावक को अनुमोदित होना चाहिए, कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, 50 मतदाताओं के द्वारा 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदित होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि 15,000 तय किया गया। कुल वोटों के मतदाताओं को कितना भाग अगर प्राप्त नहीं होता है तो उम्मीदवार का जमानत राशि जो 15 रुपया जमा कर लिया जाएगा। 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं करता है तो जमानत की राशि 15 रुपया जमा कर लिया जाएगा।
किस आर्टिकल के तहत यह उपबंधित किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जो है, जो उसको बोलते हैं पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जानकारी हमें 57 आर्टिकल 57 से मिलता है। एक व्यक्ति कितने भी राष्ट्रपति पद के लिए बन सकता है ना, लेकिन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदित होने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी हमें किस आर्टिकल 57 से मिलती है, 57 57 से। और देखो राष्ट्रपति की रीति आपको 55 से, पद अवधि आपको 56 से, है ना। निर्वाचन पुनर्निर्वाचन 57, 56 से पद अवधि, 55 से आपको रीति बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल पूछेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल आपको 54 में बताया गया। तो चलिए आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, आर्टिकल 55 में रीति बताया गया, आर्टिकल 56 में पद अवधि, आर्टिकल 57 में आपको पुनर्निर्वाचन की जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर सारा चीज जानकारी एक जगह हो गया। अब चलेंगे दोस्त अगले बात पर चलेंगे, और अगले जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझ लिए। अब देखेंगे यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के अनुसार कराया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा कराया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के अनुसार कराया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव कराया जाता है। अगले क्वेश्चन, किस वर्ष की जनगणना के द्वारा अभिनिश्चित किया गया जनसंख्या राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाएगी, उस राज्य की जनसंख्या का माना जाएगा, तो 1971 के जनसंख्या का आधार माना गया है। तो राष्ट्रपति का जो है किसी भी राज्य की जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा माना गया, 1971 से। तो ये कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। आगे क्वेश्चन, संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात प्रथम गणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किया जा सकते हैं, तब तक राष्ट्रपति के चुनाव राज्य की जनसंख्या 1971 के द्वारा अभिनिश्चित किया गया था, तो किया जाएगा। तो आपको 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा आपको जनसंख्या का आधार वर्ष मानना पड़ेगा। कब तक, 2026 तक ले 1971 का जनसंख्या का आधार माना जाएगा, 2026 तक ले। यह बात बताया गया था 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जनसंख्या का वर्ष 1971 माना जाएगा। कब तक ले, कौन सा वर्ष को, 2026 तक ले माना जाएगा। यही बात आपको समझाने की कोशिश किया गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के चुनाए जाने के न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक होता है, कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक होना चाहिए, ठीक है। कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की पद अवधि टर्म ऑफ ऑफिस की उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति की पद अवधि की जानकारी आर्टिकल 56 में, राष्ट्रपति के पद की अवधि की जानकारी हमें 56 आर्टिकल 56 से मिलता है। भारत के राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से तिथि से कितने वर्ष तक ले अपने पद पर धारण करेगा, तो ये आपको 5 वर्ष तक ले अपने पद पर बनेगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का 5 वर्षों के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी कब तक ले अपने पद पर बना रहेगा, जब तक ले नया उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जब तक ले वो पद पर रहेगा। तो जब तक ले नए राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं, तब तक वो पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है भाई, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र आपको किसको देगा, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति यह सूचना किसने को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को। ये बात ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र दे देने के बाद तत्कालीन सूचना किसको देगा, तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो होता है किसको देगा, तो ये आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को इसके बारे में जानकारी देगा, कि बोलेगा कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय देखिए राष्ट्रपति महोदय अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, और यह सूचना उपराष्ट्रपति देगा लोकसभा अध्यक्ष को। यही क्वेश्चन था। अब देखेंगे कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या बताया गया दोस्त, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ
प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 56 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति पद अवधि की जानकारी। आर्टिकल 56 में क्या बताया गया? तो आर्टिकल 56 में के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्षों तक अपने पद ग्रहण करेगा। तो राष्ट्रपति जो होता है कि अपने पद ग्रहण करने से तिथि तक 5 वर्षों तक पद पर रहेगा, किंतु वह 5 वर्षों के पूर्व जो है कभी भी उपराष्ट्रपति को त्याग पद दे सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 वर्षों तक ही जबरदस्ती बनेगा, अपने को उसको मन करेगा तो अपने पद से रिजाइन दे सकता है। किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को दे देगा। उसे अब समझिएगा। और राष्ट्रपति जो होता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो क्यों राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगा सकते हैं? तो वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 61 के द्वारा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं और उसे पद से हटा जा सकता है। अब दोस्तों समझिएगा, आर्टिकल 61 के उपबंध में जो है, आर्टिकल 61 में उपबंधित किया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? आर्टिकल 61 के द्वारा, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 के 1 के क के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्षों की पद अवधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक पद धारण करेगा जब तक एक नया उसका उत्तराधिकारी नए राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थिति से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकता है। समझ लिया। संविधान में यह उपबंध पद के रिक्ति में जो है सत्तांतरण से बचने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा आदेश को देता है। अब समझिएगा बात को, अब समझिए, धैर्य रखिए। संविधान का अतिक्रमण करेगा तो आर्टिकल 61 आपको राष्ट्रपति पर लगाया जाएगा, है ना। अब समझिएगा, और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना? 5 वर्षों तक 5 वर्षों तक समाप्त हो जाने के बाद जो है वो पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति नहीं मिल जाते हैं, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में? 56 के सब आर्टिकल 1 के ग में किया गया है। ये आर्टिकल याद रखेंगे। और राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पद दे देगा उपराष्ट्रपति को, यह तत्काल सूचना किसको देगा? लोकसभा आदेश को देगा। तो ये आर्टिकल आपको 56 आर्टिकल में पद अवधि की जानकारी समझ में आ गया। अब देखेंगे आर्टिकल 62। 61 तो समझ लिया महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सारी चीज को जानकारी आगे देखेंगे। अब देखेंगे राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति, है ना, होल फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की, है ना, राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 62 के अंतर्गत में देखेंगे राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए किए जाने चुनाव तथा उसके पद अवधि संबंधित प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के पद अवधि की रिक्ति भरने के लिए यह कराए जाने या चुनाव से संबंधित प्रावधान के बारे में आपको आर्टिकल 62 में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है जी? इसमें क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पद अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति के चुनाव संपर्क करा लिया जाए, और यह प्रावधान ज्ञातव्य स्वरूप का है। और इन प्रेसिडेंटियल पोल 1957 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति पद अवधि के समाप्त के पूर्व ही इसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है। कितना अच्छा जानकारी मिला भाई, बहुत ही अच्छा जानकारी मिला कि राष्ट्रपति की पद समाप्त होती है, 5 वर्ष तक पूरा हो जाता है। तो ये बात बताया गया था कि रिप्रेसिडेंटियल पोल 1957 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति के पद अवधि के समाप्ति हो जाने के पूर्व ही चुनाव करा लेना अनिवार्य है, और इसी आधार पर हटाना, मतलब किसी भी आधार पर नहीं हटाया जा सकता,
ध्यान दीजिएगा कि यह प्रावधान आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 1 के ग में अधीन है। राष्ट्रपति अपने पद अवधि के समाप्त हो जाने पर तब तक ले पद पर बना रहेगा, जब तक ले उसका नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है तब तक ले वो पद पर बना रहेगा। ये बातें समझ में आ गई। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पोल 1957 का मामला, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के पहले ही इसका चुनाव करा लीजिएगा। ये आपको रिप्रेजेंटेटिव पोल कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पोल कहा जाता है। लेकिन 5 वर्षों में संपन्न होता है तो उसका पद खाली नहीं किया जा सकता है, जिसकी जानकारी 56 के सब आर्टिकल 1 के ग में ये बताया गया, जब तक ने राष्ट्रपति ने बन जाते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु के चलते, त्याग पत्र के चलते या महाभियोग की प्रक्रिया के या अन्य कारण के चलते रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए कितने माह के अंतर्गत में चुनाव कराना चाहिए, भरना चाहिए? तो 6 महीना के अंतर्गत में भर लेना चाहिए। उल्लेखनीय बात यह है कि मध्यावधि चुनाव के द्वारा निर्वाचित यह नए राष्ट्रपति पद अवधि की तिथि 5 वर्षों के लिए पद का धारण करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, 6 मंथ के अंतर्गत में राष्ट्रपति का पद को भर लेना चाहिए। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पद पर आकस्मिक मृत्यु से, है ना, या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। मान के चलिए मृत्यु हो जाता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। या त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा। और यह उल्लेखनीय बात यह है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त होता है तो आपको उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ऐसा अवसर जो है एम हिदायतुल्लाह भारत के एक ऐसे मात्र न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अब दोस्तों समझिएगा बात को, 6 महीने में अंतर्गत चुनाव करा लेना चाहिए। अगर मृत्यु हो जाता है तो मान के चलिए राष्ट्रपति पद पर जब तक 6 महीना थोड़े खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन काम करेगा भाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं पद पर नहीं है तो आपको उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इस पर काम करेगा कार्यवाहक के रूप में। और इस प्रकार जो है एम हिदायतुल्लाह भारत के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया ना, राष्ट्रपति के पद अवधि की रिक्ति आर्टिकल 62 में समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? चलिए, तो आर्टिकल 62 समझ में आ गया। और दोस्तों राष्ट्रपति पद की रिक्ति के समझ में आ गया, मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हो जाता है, महाभियोग प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इस प्रकार जो एम हिदायतुल्लाह भारत के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश से जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अब देखेंगे, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्याग पद पर या महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के अंतर्गत में करा लेना चाहिए? तो 6 महीना के अंतर्गत में चुनाव करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ आपको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो ये आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 60 में शपथ की चर्चा किया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के उपबंधित ज्येष्ठ मान के वरिष्ठ आपको न्यायाधीश जो है मुख्य क्या होगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चलिए बात करते हैं संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जो है, भारत का वो कौन सा संविधान का आर्टिकल है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? आर्टिकल 60 के द्वारा शपथ दिलाता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाए जाने की प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अमेरिका से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है तो संविधान के अतिक्रमण वायलेंस के आधार पर अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो आर्टिकल 61 चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61 चलाया जाएगा।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। हाँ, संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोपित पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना लिखित देना पड़ेगा? तो ये आपको 14 दिन पहले लिखित सूचना या महाभियोग पर लाए जाने से पहले संसद के सामने ये प्रस्तुत किया जाएगा 14 दिन पहले। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल वो कौन सा सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? महाभियोग की प्रक्रिया में जो है कौन सा उसमें भाग नहीं लेता है? तो दिल्ली और पुडुचेरी सहित राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए आपको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा सदस्य है, वो ऐसा कौन से सदस्य है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है परंतु निर्वाचक में भाग नहीं लेता है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बात समझ में आ जाना चाहिए दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाभियोग की प्रक्रिया में आपको संसद के दोनों सदन में कहीं भी चलाया जा सकता है। इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन आपको राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य इसमें दोनों सदनों के नहीं शामिल होते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलिए दोस्तों आर्टिकल 60 पढ़ते हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है ना, ओथ की बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के आपको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने अर्थात उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ज्येष्ठ है ना वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने यह शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है? बात समझ में आ गया किसके सामने? तो शपथ कौन दिलाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी आपको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। और प्रतिज्ञा आपको राष्ट्रपति के शपथ आपको आर्टिकल 60 में है। क्या शपथ दिलाया जाएगा? तो सुनिएगा सर, मैं अमुक व्यक्ति, अगर वो राष्ट्रपति बनना है तो मैं अपना नाम लेगा, मैं अमुक श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि के परिलक्षित संरक्षण और प्रतिरक्षित करूंगा, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरंतर रहूंगा, ऐसा शपथ लेता है आर्टिकल 60 के अंतर्गत में मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा अपने पदीय कर्तव्य को निर्वाहित करता है तो वो इस प्रकार का शपथ लेता है। तो ये शपथ समझ में आ गया। आगे देखेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में ही दिया गया है, लेकिन अनुसूची जो है अनुसूची 3 में शपथ की जानकारी नहीं मिलती है। तो हम लोग जानते हैं शपथ में क्या है, अनुसूची में है, अनुसूची 3 में क्या बताया गया? शपथ बताया गया है। लेकिन शपथ जो है, शपथ में राष्ट्रपति को इसमें शपथ का जो है अनुसूची 3 में शामिल नहीं किया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 60 समझ में आ गया शपथ के बारे में। अब तो दोस्त समझेंगे राष्ट्रपति की परिउपलब्धियां और भाता है ना, एलिमेंट देखेंगे। राष्ट्रपति के भाता पेंशन क्या है? तो राष्ट्रपति के भत्ते की जानकारी हमें 59 के सब आर्टिकल 3 से मिलता है। राष्ट्रपति के भत्ते की जानकारी हमें 59 के सब आर्टिकल 3 से मिलता है। चलिए समझते हैं। 59 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराए दिए शासकीय आवास में योग्य मतलब कि रहेगा, उपयोग कर सकेगा। ऐसे उपलब्धियों और भत्ता और विशेषज्ञों के हकदार होगा जो संसद विधि के द्वारा नियत करेगा। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार
वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। तो ये आपको ध्यान रखें, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। फ्री में रह सकता है, फ्री में जा सकता है, फ्री में खा सकता है ना? ये अब उसके बाद 5 लाख रुपया दिया जाता है। बताइए कितना बड़ी बात है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है ना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जो है ना 5 लाख रुपया पर जो टैक्स नहीं लगता है फ्री में, माने कि कोई टैक्स जीएसटी चार्ज नहीं कटेगा। राष्ट्रपति के परे उपलब्धियां और भत्ता जो होता है एलिमेंट है ना, उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता है, उसको कम नहीं दिया जा सकता है, जिसकी जानकारी आर्टिकल 59 के 4 आर्टिकल में किया गया है। तो आपको समझ में आ गया, 59 के सब आर्टिकल समझ में आ गया। राष्ट्रपति के वेतन भत्ता कितना है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, जिसकी जानकारी आपको 59 के सब आर्टिकल 3 से मिलता है। और सब आर्टिकल 59 के 4 में है क्या है, उनका जो है भत्ता होता पेंशन उसमें कम नहीं किया जाएगा, 59 के 4 में किया गया। अब दोस्तों समझेंगे यहाँ पर एक और आर्टिकल, महाभियोग की प्रक्रिया, हाँ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कितने दिन पहले लिखित देना होगा? तो 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगा सकते हैं? तो ये आपको संसद का किसी भी सदन पर, संसद का निर्वाचित सदस्य उसमें तो भाग लेते थे, लेकिन मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा और संघ के राज्य की विधानसभा उसमें शामिल नहीं रहते हैं। चलिए इन सारी चीज सवालों को देखते हैं। आर्टिकल 61 में दिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर यह महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट लगाए जाएंगे, है ना, चलाया जाएगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा चलाई जाती है। और यह कैसे प्रक्रिया? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का जो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग की प्रस्ताव जो है किस सदन में? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पहले जो सूचना कितने दिन पहले? तो ये 14 दिन पहले आपको सूचना प्राप्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति को देने पड़ेगा। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य का साइन होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगते हैं तो संसद के ये सूचना 14 दिन पहले, और यह 1/4 सदस्य का साइन होना जरूरी है। 1/4 का सदस्य का साइन होना चाहिए। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में उसने रखा गया है तो समस्त सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि 1/4 का साइन और वह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तो आगे जांच के लिए, मतलब कि आगे जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो राष्ट्रपति दूसरे सदन में स्वयं जाए या किसी प्रतिनिधि के माध्यम के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, देने का अधिकार है। जांच के पश्चात यदि दोनों सदनों और प्रथम सदनों के भांति महाभियोग को जो है समस्त सदस्य कम से कम 2/3 स्वीकार कर लेते हैं, 2/3 बहुमत के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी समय से राष्ट्रपति पद जो है अपने पद से खाली करना पड़ेगा, पद से हटना पड़ेगा। लेकिन देखें, ध्यान रखेंगे अब तक ऐसा अवसर कभी नहीं आया हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया पर लगा है, लेकिन ऐसा अवसर अब तक नहीं है जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए गए हो। अब तक ऐसा अवसर नहीं आया है। चलिए नीचे बताया गया है कि ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचित में भाग नहीं लेते हैं, वे भी भाग लेते हैं, परंतु राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी और संघ शासित यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग लेते हैं। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो बात बता रहे हैं वही सब बात लिखी गई है। तो महाभियोग प्रक्रिया समझ में आ गया। चलो आर्टिकल 61 पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये संविधान का अतिक्रमण करेगा तो उस पर लगाया जाएगा, ठीक है।
तीसरी बात आपको बताते हैं, अर्धन्यायिक प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तुत में की सूचना 14 दिन पहले देना चाहिए। 1/4 के साइन होना चाहिए और 2/3 बहुमत का पारित हो जाना चाहिए। पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजना चाहिए। जांच के लिए स्वयं जा सकते हैं या किसी भी भेजा जा सकता है। दूसरे सदन में अगर 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया गया तो उसी समय से राष्ट्रपति पद से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा मौका नहीं आया हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस पर महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन संसद के निर्वाचित में इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचित भाग नहीं लेते हैं। वे भी भाग लेते हैं, परंतु ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्त, परीक्षा के दृष्टि से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए एक साथ सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य बहुमत का पारित होना चाहिए? तो ये आपको अभिष्ट सदन के कुल संख्या के कम से कम 2/3 2/3 का द्वारा स्पष्टीकरण होना चाहिए। 2/3 का बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर राष्ट्रपति को कब पदच्युत किया जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत कर देने के उसी दिन से अपने पद से हटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो आपको उच्चतम न्यायालय में बताया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपको विवाद उत्पन्न होता है, निर्वाचन में विवाद होता है तो ये मामला किस में आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 71 में क्या बताता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है तो आर्टिकल 71 में आपको उच्चतम न्यायालय में जाया जाएगा। किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव वैध नहीं होगा? तो आपको 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। बात समझिएगा, किसी राज्य का विधानसभा में अभी निर्वाचित सदस्य नहीं है तो वो कैसे होंगे? तो उसमें जो है उसका चुनाव को वैध नहीं ठहराया जाएगा। ये आपको 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। 1961 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो 17(8) 78 आर्टिकल। तो 17(8) में क्या बताया गया? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। हाँ भाई, कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 17(8) आर्टिकल। 78 आर्टिकल में यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। संसद का सत्र आहूत माने बुलाना और सत्रवासन करना माने कि उसको खत्म करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको राष्ट्रपति को। संसद का सत्रवासन करना है ना, आहूत बुलाना माने कि बुलाना और लोकसभा को विघटित करना, भंग करना आपको राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत का न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पर पद का धारण करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर महान्यायवादी का काम करता है, प्रसाद पर्यंत पर। और भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यही होता है, महान्यायवादी, जो प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के पद पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय को कितने प्रतिनिधित्व को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया था, नॉमिनेट किया जाता है? तो 2 प्रतिनिधित्व को, तो लेकिन अभी इसको हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? 12 व्यक्तियों को। ठीक है, ये सब समझ लिया गया। किन क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राज्यसभा के प्रतिनिधि के रूप में आपको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? जो 4 क्षेत्र में कौन कौन? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा और सामाजिक सेवा क्षेत्र में जो है। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। साहित्य, कला,
साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गुरु। किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के द्वारा पारित, किस संविधान में यह प्रावधान किया गया, किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया, संसद के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। तो वह आपको 111 आर्टिकल, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की जानकारी हमको किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। संसद के द्वारा जो पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 111 आर्टिकल के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल पर चलते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वह विवाद उत्पन्न हो जाता है तो किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो आर्टिकल 71 में है। चलिए बात करते हैं। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी में विवाद या विनिश्चित जो है कहाँ चला जाएगा? आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। इसका जो जजमेंट किसके द्वारा सुनाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा, और उनका जो है उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित का अवैध घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व दिए गए कोई भी कार्य अवैध घोषित नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था। मान के चलिए कोई व्यक्ति निर्णय अगर पलट जाता है, पहले जीत गया है कभी हार गया, मन की पहला बार मन की जजमेंट में आपको क्या हो गया, पहली बार मन की देखिए समझिए वोट में आपको जीत गया है, और लेकिन वो चुनौती दे दिया गया आर्टिकल 71। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो पहले जो राष्ट्रपति के रूप में काम किया गया तो उसके काम को खत्म कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यही बताने की कोशिश किया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा आर्टिकल 71 के खंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है अथवा किसी भी राज्य में विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के भंग हो तब उसमें निर्वाचन को वैध नहीं हो माना जाएगा। समझाते हैं दोस्त क्या है। और यह संशोधन जो है, यह संशोधन डॉक्टर खेर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बनाम था। डॉक्टर खेर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 में यह पारित किया गया था। तो ये समझिएगा बात का, कोई राज्य में विधानसभा भंग हो गया है ना, तो जब विधानसभा भंग हो गया तो उस पर निर्वाचित सदस्य कहाँ से आएंगे? नहीं ना आएंगे ना, तो इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो यही बताया गया डॉक्टर खेर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 है ना। और इसमें यह प्रावधान किया गया था 11वें संविधान संशोधन 1961 में 71 के उपखंड 4 जोड़ा गया था। तो ये बात इस तरह चुनौती नहीं दिया जा सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। और विवाद उत्पन्न होता है तो ये मामला कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 71 आर्टिकल ये समझ में आ गया, आर्टिकल 71 समझ में आ गया। चलिए आर्टिकल 71 के बाद अब अगले वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कौन कौन से शक्तियाँ हैं, जिसके अंतर्गत में कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। इन सारी 7 शक्तियाँ पढ़ने के बाद यह वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इन सारी शक्तियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और यही मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ये लिंक को शेयर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं राष्ट्रपति के अगले पार्ट में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर देखेंगे।